आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। 30 अप्रैल को 2 आरोपी जिनके नाम शुभम प्रकाश मानके और कुणाल किसान बने हैं, इन्होंने इमामबाड़ा के एक घर में चोरी की थी। इन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला है। घटना कुछ इस प्रकार है कि 30 अप्रैल को आरोपी इमामबाड़ा के निवासी राहुल राजेंद्र भगत के घर में घुसे और सोने की चेन, पेंडेंट, अंगूठी, चांदी की चेन और अन्य गहने, एलईडी टीवी, कटर, ग्राइंडिंग मशीन और नकद मिलाकर 1,77,000 रुपए का सामान चोरी किया। उस वक्त राहुल भगत घर पर नहीं थे। इसी दौरान घर का अलार्म बजने लगा तो पड़ोसियों ने राहुल को खबर दी और वे फौरन लौटे। उन्होंने सारा सामान चोरी पाया, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने आरोपियों की खोज शुरू कर दी। घर में लगे सीसीटीवी के सहारे उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। इसके पहले भी दोनों पर चोरी और हत्या जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। आरोपी पकडण्यात आले, कोण आरोपी आहे यापूर्वीचा रेकॉर्ड आहे का, एकूण किती चोरी झाली होती, किती माल रिकवर झाला, पुरी घटना काय काय सांगते? बरोबर आहे. याच्यातले दोघं आरोपी आहेत, त्यांचं प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे, फिर्यादी आहे. तर फिर्यादी हे त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं म्हणून याला छत्तीसगडला त्यांच्या मूळ गावी गेलेले होते. तर दरम्यान ह्या दोघांनी राहुल राजेंद्र भगत म्हणून फिर्यादी आहेत. तर त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये 30/4ला रात्री त्यांनी ते घर फोडलं. पण तिथं CCTV असल्यामुळे आपल्याला त्या आरोपींचे एक हुलिया भेटला आणि त्यावरून मग आपण हे रेकॉर्डवरचे आरोपी आणून आपल्या DP पथकाने त्यांना इंट्रोगेट केलं आणि मग त्यांनी कबुली दिली. तर गुन्ह्यातला गेलेला बराचसा माल, मुद्देमाल जो जसे सोन्याची चेन आहे, सोन्याची पॅन्डल आहे, नगदी आहेत 18,200 रुपये, फॉरेन करन्सी आहे, त्यामध्ये 3-4 देशांचे करन्सी आहे. असा एकूण 2,37,170 रुपयाचा मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे. सध्या आरोपी आपल्या PCR मध्ये आहेत आणि इतर काही गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आहे का हा पण तपास चालू आहे. आता अटक आरोपियांचं नाम काय आहे, यापूर्वी काय पासबुक रेकॉर्ड आहे का? हा, अटक आरोपीचं नाव आहे, एकाचं पहिलं शुभम प्रकाश मानके, हा उंटखाण्याला राहतो, आणि दुसरा आहे की कुणाल किशन बने, हा सरदार पटेल चौकात राहतो. तर यांचा दोघांचा प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे. बने विरुद्ध एक 302 आहे 2015चा, नंतर 379 आहे 20मध्ये, एक घरफोडी आहे 21मध्ये, एक परत घरफोडी आहे. तर शुभम विरुद्ध पण तसेच गुन्हे आहेत. तर यांचा रेकॉर्ड आहे, बरंच रेकॉर्ड आहे यांच्या चोरीचं. ठाणे नगर निगम शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश जानकर की पहल शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू द्वारा दान किए गए चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह ठाणे में अभिभावक मंत्री के आवास पर आयोजित किया गया था। ये मदद ठाणे महानगरपालिका की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश जानकर की पहल पर उपलब्ध कराई गई है। 3 वेंटिलेटर मशीन, 15 ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान की गई है। इस मदद का इस्तेमाल ठाणे नगर निगम द्वारा स्थापित ग्लोबल एंड पार्किंग प्लाजा कोविड केयर सेंटर में लिया जाएगा। इन चिकित्सा उपकरणों की मदद से 15 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने के बाद संगठन द्वारा रिफिल किए जाएंगे। इसलिए योगेश जानकर ने स्पष्ट किया कि भूरंड नगरपालिका पर भी नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन के लिए किसानों की मांग के अनुसार खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक योजना बनाई जानी चाहिए। ठाणे जिले के शहरी विकास मंत्री और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कृषि आदानों के बारे में आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए। ठाणे जिलाधिकारी में खरीफ फसल योजना, बीज की उपलब्धता, रासायनिक उर्वरकों, दवाओं आदि पर एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कथोरे गीता जैन, कलेक्टर राजेश नार्वेकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाव साहब डंगड़े, ठाणे के नगर आयुक्त विपिन शर्मा, रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर शिवाजी पाटिल, जिला कृषि अधीक्षक अंकुश माने और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पालक मंत्री शिंदे ने कहा कि ठाणे जिले में बीज और उर्वरकों का अच्छा स्तर रखना आवश्यक है। धान की खेती के साथ साथ सब्जियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। नए अनुसंधानों का संचालन करके उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निशिगंधा, रोज मोगरा और पिंका को 1 वर्ष में विशेष मदद के रूप में देने के मापदंड को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सोनचफा की निरंतर खेती और अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर एक प्रस्ताव भेजा गया है। कृषि अधीक्षक अंकुश माने ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। इस महामारी के दौरान कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को समय पर बेड नहीं मिल रहा, तो किसी को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है, या फिर किसी को भोजन समय पर मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। इसी बीच अगर कोई मदद का हाथ बढ़ा दे तो एक दूसरे के सहयोग से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही नागपुर के 4 पिलर्स बिल्डर्स के मालिक सचिन काले, इन्होंने कोरोना के मरीजों खासकर के महिलाओं को निःशुल्क भोजन पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। वे और उनकी लगभग 15 लोगों की टीम हर रोज नागपुर के दूर दराज के इलाकों में लोगों को दिन में 2 बार संपूर्ण भोजन पहुंचा रहे हैं। 15 दिनों से वे इस काम के प्रति समर्पित हैं। पूरा भोजन मरीजों की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यदि किसी को किसी चीज की एलर्जी होती है तो उनका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सचिन काले की माने तो बीमारी के दौरान पड़ोसी भी एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं। जो लोग होम क्वारंटाइन होते हैं उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिलना ही चाहिए। नागपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जोमेटो या स्विगी जैसे ऐप्स नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनकी सहायता करना और भी जरूरी हो जाता है। यदि किसी भी रोगी को भी भोजन की सुविधा चाहिए तो वे उन्हें व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकते हैं। जे न्यू नागपूर आहे बेसा बेदरोडी, तर यामध्ये काय झालं की फ्लॅट्समध्ये लोक असतात आणि करोना म्हटलं तर बाजूचे शेजारी पण दरवाजा उघडायला पण तयार नसतात. तर जे घरी क्वारंटाईन होत आहेत तर यातनं आम्ही एक संकल्पना अशी आणली की त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत 2 वेळचं जेवण पोचलं गेलं पाहिजे. कालांतराने आम्हाला 2-3 दिवसानंतर परत अशीच समजलं. त्यात आम्ही असं इम्प्रूव्हमेंट केलं की इथनं जे समोर आमच्या सर्कलचे जे 15 खेडे आहेत इथनं VC स्टेडियमपर्यंतचे, आज स्विगी झोमॅटो पण तिथपर्यंत पोहोचत नाही. तर त्या गाववाल्यांनी फूड आणायचं म्हटलं, कारण अशक्तपणा असा येतो की गृहिणींना, आणि मेन याच्यात होतं की घरातल्या एका गृहिणीला, माता बहिणींना जर कोरोना झाला तर त्या अशक्तपणामुळे बाकीच्या लोकांना पण 2 टाईम जेवायची व्यवस्था नव्हती. तर आम्ही या माध्यमातून 4 पिलर रिॲलिटीच्या माध्यमातून त्यांना घरापर्यंत, त्या जोपर्यंत बऱ्या होत नाही त्यापर्यंत 2 वेळची आम्ही पूर्ण जबाबदारी घेतलेली आहे. असंच करता करता आता महाल जिन्होंने ये निस्वार्थ सेवा भाव से आने का डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया हुआ है नागपुर में, और ये लोग जो कोरोना पेशेंट है, जो महिलाएं घर में जो बीमार वगैरह रहती, जो खाना नहीं बना सकती वगैरह, उन लोगों के लिए खास करके भरपूर सेवा शुरू की गई है. तो यहाँ इनका 4 पिलर्स के नाम से बिल्डर्स है, ये सचिन काड़े करके, उनका ही होटल है जिनसे उन्होंने खाना बनाया हुआ है. बाजू में इनका ऑफिस है और ये 15 दिन से ये सेवा का पूरा के पूरा प्रोग्राम चल रहा है. खाने की क्वालिटी 1 नंबर है. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सेवा स्वार्थ है तो कुछ भी खाना दिया गया, खाना बेटर दिया जा रहा है. आइए आपको अंदर चल के दिखाता हूँ. जिले में लगाया गया आंशिक तालाबंदी कुछ हद तक कोरोना की घटनाओं को कम करने में मदद कर रहा है, लेकिन पिछले 3 या 4 दिनों में पीड़ितों की संख्या कुछ हद तक स्थिर हो गई है। 12 मई से 23 मई 2021 को दोपहर 12 बजे से जिले में सख्त बंद का निर्णय लिया गया है, जिससे मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री छगन भुजबल ने इस गंभीर बंद के दौरान लोगों के पूर्ण सहयोग से कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने का भरोसा जताया है। मौजूदा स्थिति में कोरोना पीड़ितों की संख्या कोरोना की पहली लहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या से अधिक है। इसके समाधान के रूप में राज्य और जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अवधि के दौरान कई निर्माताओं और बिल्डरों को श्रमिकों को वहां टीका लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अस्थिर संख्या प्रतिबंधों की अवधि के दौरान जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक, जनशक्ति जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले में 29 स्थानों पर ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र शुरू किए जाएंगे। जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए उच्च जोखिम होने की सूचना है, बच्चों के लिए अलग से उपचार कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं और बाल रोग विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करके योजना बनाई जानी चाहिए, ऐसा पालक मंत्री का कहना है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के टीकाकरण के लिए जिला व्यापी योजना बनाई जा रही है। हालांकि टीकाकरण के बारे में आदिवासी लोगों के बीच कुछ गलत धारणाओं के कारण आदिवासी भाइयों के बीच टीकाकरण की दर कम है। अभिभावक मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में कोरोना रोग के उपचार के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। नाशिक जिल्ह्यातील माझ्या बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो नमस्कार.
मी आज आपल्यासमोर आलो आहे तो हे सांगण्यासाठी की ही करोनाची लाट जर थोपवायची असेल तर आपल्याला सगळ्यांना आणखीन काही पावलं उचलावी लागतील. मागच्या वर्षी करोनाची लाट असताना जास्तीत जास्त 16-17 हजार रुग्ण सापडायचे. यावेळेला तो आकडा 46-47 हजारावर गेला आणि मागच्या काही दिवसापासून जो काही अंशतः लॉकडाऊन केलेला आहे त्याच्यामुळे कमी कमी तर झाला, परंतु तो आता 33-34 हजारावर दिसतो आहे. 2-4 दिवस झाले 33-34 हजाराच्या खाली काही तो लॉकडाऊन रुग्णसंख्या जे काही कमी होत नाही. प्रश्न खूप वाढलेले आहेत. ऑक्सिजनचा प्रश्न, बेडचा प्रश्न, औषधांचा प्रश्न, डॉक्टर परिचारकांचा प्रश्न, हे सगळे प्रश्न जे आहेत ह्या सगळ्या अडचणीतून आपण गेले काही दिवस जातो आहोत. त्याच्यासाठी खाजगी काही संस्था पुढे आल्या, काही स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या, त्यांनी काही बेड्स वाढवले, सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बेड्स वाढले, महानगरपालिकेत बेड्स वाढले, आपण ऑक्सिजनचा साठा वाढवला. ऑक्सिजनची स्वतःची निर्मिती केंद्र जे आहे प्रत्येक उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 29 ऑक्सिजन निर्मिती केंद्र निर्माण करण्याचं आपण काम दिलेलं आहे. ते या महिन्याभरामध्ये आपल्याला ते पूर्ण करायचं आहे. पण एवढं सगळं करून सुद्धा हे थांबत नाही आणि याच्यातून प्रश्न निर्माण व्हायला लागले. आता म्हणतात की या रोगामुळं म्युकरमायकोसिस हा एक नवीन रोग निर्माण व्हायला लागला. म्हणजे कोविड बरा होतो आणि 10-15 दिवसांनी कुठे डोळ्यात कुठे इथं तिथे ते जे आहे बुरशी जमा व्हायला लागते आणि नंतर तो डोळा, काही लोकांचा एक डोळा काढला, काही लोकांचे 2 डोळे काढले आणि तो एवढा फास्ट सगळं होतं. 5-7-8 दिवसामध्ये हा प्रचंड जीवघेणा प्रकार जो आहे सुरू होतो. बरं, याचा खर्च किती? 100 इंजेक्शन्स याला घ्यावे लागत आहेत. म्हणजे हा एक प्रश्न निर्माण झाला. आणखी म्हणतात की आणखी तिसरी लाट येणार आहे आणि तिसरी लाट आल्यानंतर त्याच्यामध्ये म्हणजे मुलांवर आणखीन परिणाम होणार आहे जास्त. मग मुलांच्यासाठी औषधोपचार कसा आहे करायचा, मग त्याच्यासाठी वेगळी हॉस्पिटल्स काढा. म्हणून मी आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं, मुलांचे डॉक्टर्ससुद्धा त्यांच्या संघटना पुढे येत आहेत, ते मदत करतात. खाजगी डॉक्टर्स पुढे येत आहेत, ते मदत करतात. मदत सगळीकडून होते आहे, परंतु अडचण आहे. आजसुद्धा आपण पाहतो आहोत की आज अनेक मार्केटमध्ये जे आहे कोणी मास्क वापरत नाही आणि निष्काळजीपणे. परवाच्या दिवशी जेव्हा मीटिंग घेतली तेव्हा मला असं कळलं की आदिवासी समाजामध्ये तर अजूनही जे आहे कोणी लस घ्यायला पुढे येत नाही. म्हणतात नपुसकत्व त्यामुळे प्राप्त होत आहे. कोणी स्वॅबची टेस्टिंग करत नाही. कोणी मृत्युमुखी पडला करोनामुळे तर 400-400, 500-500 माणसं जे आहेत त्याला मांडीवर घेऊन रडत बसत आहेत. त्यामुळे ह्या लोकांना त्यांची समजूत घालणं आणि कारण ह्या सगळ्या तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागामध्ये रुग्णसंख्या खूप वाढली आहे. अडचणी तर खूप आहेत. लस मिळण्यासाठी सुद्धा लोक धडपड करत आहेत. 45 वर्षाच्या वरची लस जी आहे ती केंद्र सरकार देत आहे. आता 45 दिवस झाल्यानंतर सुद्धा कोविशिल्डचा दुसरा डोस मिळत नाही म्हणून लोकांची जी आहे धावपळ सुरू आहे. 18 वर्षाच्या वरच्या मुलांना लस देण्याचं राज्य सरकारवर जबाबदारी टाकलेली आहे केंद्राने. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं एक रकमी 6,500 कोटी रुपये देतो, परंतु मला लस द्या. परंतु लस ही काही ताबडतोब होत नाही, त्याला 15-20 दिवस, 1 महिनाभर जाणार. त्यामुळे थोडंसं जे आहे आपण समजावून हा प्रश्न जो आहे घेतला पाहिजे. आणि एकीकडे तिसरी लाट येऊ घातलेली आहे. आपल्यापेक्षा कमी रुग्ण जिथे आहेत त्या ठिकाणी सांगली, त्याच्यानंतर तुमचं अमरावती, अकोला, वाशिम ह्या सगळ्या ठिकाणी पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. आपली तर रुग्णसंख्या फार मोठी आहे आणि त्याच्यामुळे फार अडचणीत आपण सापडल्यासारखी परिस्थिती झालेली आहे. मला लॉकडाऊन करण्यामध्ये काही आनंद आम्हाला वाटत नाही. वो करायचं काय? चंद्रपुर के काशी डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर पर कोविड मरीजों से वसूले जा रहे 2500 की जगह 5,000 रुपए। अब तक करीब 3 से 5,000 मरीजों से वसूली हुई। जवाब मांगने पर डॉक्टर द्वारा हरासमेंट और वसूली की झूठी रिपोर्ट डालने की धमकी दी गई। दिनांक 10 मई को दोपहर करीब 1 बजे पार्थशर के एक नियमित दर्शक अरविंद धीमन ने उनके 2 परिचित चरणजीत शर्मा और मोहम्मद मतीन को लेकर पार्थशर ऑफिस में आए। उन्होंने बताया कि उनसे एक डॉक्टर ने सिटी स्कैन के लिए 5,000 रुपए लिए गए हैं। उनकी बात सुनकर हमारे संपादक राजेश नायडू ने मनपा आयुक्त से संपर्क किया।
दोपहर करीब 1:30 बजे महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहिते के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत के अनुसार जब उन्हें हमने एक डॉक्टर द्वारा कोविड रोगियों को सिटी स्कैन रिपोर्ट के लिए 5,000 चार्ज करने के बारे में बताया तो उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी हालत में कोविड रोगियों के लिए सिटी स्कैन का चार्ज 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके इस जानकारी को लेकर जब हमने डॉक्टर दिलीप कामले से बात की, जो कांची डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर के काम से रमाला तालाब के पास सिटी स्कैन और टेस्ट लैब चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी सर्कुलर है जहां अगर मरीज का कोविड नेगेटिव टेस्ट किया जाता है तो हमें 5,000 चार्ज करना होगा और अगर वो पॉजिटिव है तो हम 2500 चार्ज कर सकते हैं। हालांकि उसके स्टाफ ने मरीज के रिश्तेदार को पहले से कुछ अलग कहा था। उनके अनुसार क्योंकि मरीज ने निजी लैब से RT-PCR का परीक्षण किया था, इसलिए हम आपसे 5,000 ले रहे हैं। यदि आपने सरकारी केंद्र में इसका परीक्षण किया होता तो हमारा शुल्क केवल 2500 होता। ये दोनों तर्क किसी भी आम आदमी की समझ से परे हैं और ये समझने के लिए काफी हैं कि लोगों को गोल गोल बातें बताकर उन्हें बेवकूफ बनाकर लूटा जाए। फिर हमने डॉक्टर कामले को सूचित किया कि दोनों रोगी का कोविड परीक्षण सकारात्मक था, फिर भी आपने उनसे प्रत्येक 5,000 का शुल्क लिया, जबकि आप के ही तर्क अनुसार ये 2500 होना चाहिए था। फिर वो धन वापस करने के लिए सहमत हो गए और केवल एक व्यक्ति को पैसे 2500 वापस किए, जबकि अन्य को उन्होंने फिर से नए तर्क दिए कि आपने हमें देर से रिपोर्ट दिखाई थी, इसलिए हम आपको पैसे नहीं लौटा सकते। जब मतिन द्वारा हमें दोबारा इसकी सूचना दी गई तो हम सच्चाई जानने के लिए अपने न्यूज के कैमरामैन राहुल के साथ डॉक्टर से मिलने गए। हमने डॉक्टर से सर्कुलर दिखाने को कहा, वो हमें उस परिपत्र को दिखाने के लिए अपने अस्थायी नोटिस बोर्ड पर ले गए, लेकिन उन्हें वो वहां नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि वे व्हाट्सएप पर उस सर्कुलर को देख रहे हैं और मोबाइल पर खोजना शुरू कर दिया और फिर से वो काफी समय के बाद भी उसे खोजने में असफल रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने स्वागत कक्ष पर हमारी टीम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनके भाई सरकार में IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर या कमिश्नर नियम नहीं बनाते हैं, वगैरह वगैरह। उनका रवैया देख के हमारे संपादक ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि यहाँ समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है और वे संबंधित अधिकारियों से औपचारिक शिकायत करें। रोगी के रिश्तेदारों को दी गई ये सलाह सुनने के बाद डॉक्टर कामले ने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे और हमारे संपादक को धमकी देने लगे कि वो उनके खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज करेंगे। उनकी किसी भी शिकायत से बिना डरे हमने उनकी शिकायत सभी संबंधित अधिकारियों को की, क्योंकि हम अपना काम निष्पक्षता से कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर के व्यवहार और रवैये को देखते हुए इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने का निवेदन जिला अधिकारी और संबंधित विभाग को दिया गया, क्योंकि अब तक लगभग 5,000 मरीजों का यहां परीक्षण किया गया और उनसे अधिक भुगतान लिया गया है, जो कि सरासर गरीब जनता की लूट है और सरकारी आपदा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए यहां जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, ये पार्थशर जनता के हक में मांग करता है। करके ना वो करते करते मैं उनमें का नहीं हूँ। कौन सा डॉक्टर का तुरंत गया? नहीं मैं उनमें का नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। मेरे सेंटर में मैं किसी की धमकी नहीं सुनूंगा बिना काम से। आपका जो भी मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। जो भी बैकग्राउंड हाँ, ये जो लैंग्वेज मेरे को भी नहीं चलती मेरे सेंटर में। हाँ तो इसका कोई बात नहीं, अभी उनसे बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात करने के मूड में है नहीं हूँ ना। सीधा सीधा तुम धमकाने की बात करोगे तो मैं किसी से नहीं करता। सीधा सीधा एक कंप्लेंट करते हैं और जो बिल्कुल कैसा है इनके पास गवर्नमेंट रूल है बोलते हैं। अभी आप कंप्लेंट कीजिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं। बस किस्सा का बिल्कुल डालूंगा। किसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया? ये एक्सटॉर्शन का ही मामला है। किसने दिया आपको? मुझे धमका कर मेरे सेंटर में आकर कर नियम से मैंने पैसे लिया हूँ, मैंने नियम से चार्ज किया हूँ, किसी को ज्यादा आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के काशी डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर पर कोविड मरीजों से वसूले जा रहे 2500 की जगह 5,000 रुपए। अब तक करीब 3 से 5,000 मरीजों से वसूली हुई। जवाब मांगने पर डॉक्टर द्वारा हरासमेंट और वसूली की झूठी रिपोर्ट डालने की धमकी दी गई। दिनांक 10 मई को दोपहर करीब 1 बजे पार्थशर के एक नियमित दर्शक अरविंद धीमन ने उनके 2 परिचित चरणजीत शर्मा और मोहम्मद मतीन को लेकर पार्थशर ऑफिस में आए। उन्होंने बताया कि उनसे एक डॉक्टर ने सिटी स्कैन के लिए 5,000 रुपए लिए गए हैं। उनकी बात सुनकर हमारे संपादक राजेश नायडू ने मनपा आयुक्त से संपर्क किया,
दोपहर करीब 1:30 बजे महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहिते के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत के अनुसार जब उन्हें हमने एक डॉक्टर द्वारा कोविड रोगियों को सिटी स्कैन रिपोर्ट के लिए 5,000 चार्ज करने के बारे में बताया तो उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी हालत में कोविड रोगियों के लिए सिटी स्कैन का चार्ज 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके इस जानकारी को लेकर जब हमने डॉक्टर दिलीप कामले से बात की, जो कांची डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर के काम से रमाला तालाब के पास सिटी स्कैन और टेस्ट लैब चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी सर्कुलर है जहां अगर मरीज का कोविड नेगेटिव टेस्ट किया जाता है तो हमें 5,000 चार्ज करना होगा और अगर वो पॉजिटिव है तो हम 2500 चार्ज कर सकते हैं। हालांकि उसके स्टाफ ने मरीज के रिश्तेदार को पहले से कुछ अलग कहा था। उनके अनुसार क्योंकि मरीज ने निजी लैब से RT-PCR का परीक्षण किया था, इसलिए हम आपसे 5,000 ले रहे हैं। यदि आपने सरकारी केंद्र में इसका परीक्षण किया होता तो हमारा शुल्क केवल 2500 होता। ये दोनों तर्क किसी भी आम आदमी की समझ से परे हैं और ये समझने के लिए काफी हैं कि लोगों को गोल गोल बातें बताकर उन्हें बेवकूफ बनाकर लूटा जाए। फिर हमने डॉक्टर कामले को सूचित किया कि दोनों रोगी का कोविड परीक्षण सकारात्मक था, फिर भी आपने उनसे प्रत्येक 5,000 का शुल्क लिया, जबकि आप के ही तर्क अनुसार ये 2500 होना चाहिए था। फिर वो धन वापस करने के लिए सहमत हो गए और केवल एक व्यक्ति को पैसे 2500 वापस किए, जबकि अन्य को उन्होंने फिर से नए तर्क दिए कि आपने हमें देर से रिपोर्ट दिखाई थी, इसलिए हम आपको पैसे नहीं लौटा सकते। जब मतिन द्वारा हमें दोबारा इसकी सूचना दी गई तो हम सच्चाई जानने के लिए अपने न्यूज के कैमरामैन राहुल के साथ डॉक्टर से मिलने गए।